दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको मिस्टर रेमनाथ सुंदर जी ने लिखा है, इसका आज हम 11वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ मिनरल्स। इससे पहले वाले वीडियो में जो लेक्चर नंबर 10 था उसमें हमने बात किया था डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन की कमी से हमारे जो बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब विटामिन तो खत्म हो गया, विटामिन के बाद आगे आता है मिनरल के बाद। मिनरल हमारे बॉडी के लिए, प्रॉपर बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स। अगर ये हमारी बॉडी में कम रहेंगे तो भी अपना ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, अगर ये ज़्यादा हो गए तो भी अपना ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। समझ गए? यानी कि कम हो गया तो भी गड़बड़ है और ज़्यादा हो गया तो भी गड़बड़। समझ गए? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ मिनरल्स। देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि मिनरल होते कौन। इसमें कैल्शियम पहला मिनरल है। ठीक, कौन सा मिनरल? कैल्शियम। कैल्शियम की जब डिफिशियंसी होती है तो इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है और मिल्क फीवर होता है। रिकेट्स और मिल्क फीवर। रिकेट्स का सिम्टम इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरह से पैर टेढ़े हो जाते हैं। और मिल्क फीवर पशुओं में होता है जिसमें पशुओं को बुखार बहुत आता है, दुधारू पशुओं को बुखार बहुत आता है। समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की कमी से होता है, जब फॉस्फोरस की कमी होती है हमारी बॉडी में तो फॉस्फोरस की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। वही जो विटामिन डी की कमी से हो रहा था वही चीज इसमें भी हो रहा है। ठीक, फॉस्फोरस की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया देखने में ऐसा होता है, देखो इसका मेन सिम्टम क्या होता है कि नॉर्मल जो ह्यूमन वून्स है, यानी कि नॉर्मल आदमी के जो एक स्वस्थ आदमी की हड्डी होती है उसकी हड्डी की डेंसिटी इस तरीके से होती है, यानी कि बीच में जो खोखला स्थान है, थोड़ा थोड़ा जो आपको दाने दिख रहे हैं इसमें, ये खोखला स्थान होता है, इसमें एयर भरा होता है, या इसको अस्थिमज्जा बोलते हैं। इसी के अंदर से हमें ब्लड, इसी के अंदर से ब्लड बनता है। तो क्या होता है कि अगर ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा उसको, तो उसके अंदर की बोन डेंसिटी जो होती है वो घट जाएगी, हड्डियां उसकी भंगुर हो जाएंगी, आसानी से टूट जाएंगी, उनमें लचीलापन नहीं रहेगा और हड्डियां हल्की हो जाती हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। समझ गए? तो ये ऑस्टियोमलेशिया है और ये रिकेट्स वाली प्रॉब्लम है। ये बच्चों में होती है और ये वयस्क में होती है, एडल्ट में होती है। समझ गए बात? आगे बात करते हैं आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया देखने में ऐसा होता है, देखो एक नॉर्मल आदमी का ये हाथ है, देखो लाल लाल है हल्का हल्का, लेकिन जिसको एनीमिया हुआ उसका हाथ देखो, उसका हाथ हल्का पीला होता है। यानी कि रक्त की कमी जब होती है, ठीक, खून की कमी शरीर में होती है, उसी को हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं एनीमिया। ठीक, अब आगे बात करते हैं जिंक। जिंक की कमी से क्या होता है? जिंक की कमी से होता है पैराकेराटोसिस। क्या होता है? पैराकेराटोसिस जिंक की कमी से होती है। बहुत ही एक गड़बड़ टाइप की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी के ऊपर जो हमारी त्वचा होती है, ठीक, जो हमारे स्किन होती है, स्किन पे ये खुरदरा हो जाता है ऐसे। ठीक, ये खुरदरा हो जाता है तो जैसे पेड़ पर ऐसे छूटता है, जैसे पेड़ का छिलका छूटता है, वैसे हमारे शरीर का ये देखो ऐसे है। अब यहाँ देखो, ये पहले इसे पूरा यहाँ तक काला रहा होगा, जब ये फोटो खींची गई उससे पहले ये पूरा यहाँ काला रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक ये जब ये सब चीजें हैं, देखो ध्यान से, यहाँ सबका ये काला वाला जो धब्बा था धीरे धीरे छूट गया, यहाँ पर ये बचा हुआ, मतलब ऐसे शरीर से एक स्किन छूटती है बहुत अजीब टाइप की। तो ये होता है जिंक की कमी से। समझ गए बात? अब आगे बात करते हैं मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज की कमी से होता है परेसिस नामक डिजीज। ठीक, परेसिस नामक डिजीज, इसमें क्या होता है, आदमी का मुंह टेढ़ा हो जाता है। ठीक, परेसिस में क्या होता है, आदमी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, किसी का हल्का टेढ़ा होता है, किसी का ज्यादा टेढ़ा होता है। तो मुंह जो टेढ़ा होने वाली बीमारी होती है वो किस वजह से होती है? मैग्नीज की कमी से होती है। अब आगे बात करते हैं आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से तो बच्चा बच्चा जानता होगा। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है। कौन सा रोग? गोइटर, जिसको हम घेंघा रोग भी बोलते हैं। इसमें गले की जो ग्रंथियां होती हैं ये फूल जाती हैं। ये देखो इसकी ये गला की ग्रंथियां ये सब फूल गई हैं, तो इसको हम बोलते हैं
गोइटर या हिंदी में बोलते हैं घेघा। समझ के बात। अब देखो कोबाल्ट की कमी से क्या होता है, कोबाल्ट की कमी से भी गोइटर रोग ही होता है। अब देखो एक थोड़ी सी बात समझाते हैं तुमको। अभी हमने पढ़ा था कि विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स होता है, कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स होता है और फास्फोरस की कमी से भी रिकेट्स होता है। हमने तीनों पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि इनमें तीनों में क्या रिलेशन। देखो बात करते हैं, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का फॉर्मेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन डी। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में होगा तो कैल्शियम की सिंथेसिस हमारी बॉडी में होगी। जैसे हम जो कैल्शियम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में कब लगेगा, जब बॉडी में डाइजेस्ट होगा, सिंथेसिस होगी उसकी कायदे से, तब वो हमारी यूज में आएगा। नहीं तो हम इधर खा रहे हैं उधर एक्सक्रीट कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। समझ गए। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन डी होगी तो ये कैल्शियम की सिंथेसिस को बढ़ाएगा। ठीक, अब कैल्शियम की सिंथेसिस बढ़ेगी तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। और हमको ये पता है कि बॉडी में सबसे ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस कौन यूज करता है, बॉडी में सबसे ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियां यूज करती हैं। ठीक, कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा हमारी हड्डियां यूज करती हैं। तो हड्डियों में फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से हड्डियों वाली जो बीमारी होती है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और इसके साथ साथ विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये रिकेट्स क्यों होता है, वो सॉरी ऑस्टियोमैलेसिया क्यों होता है वयस्क में रिकेट्स क्यों नहीं होता। देखो ऐसा होता है कि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियां कुछ हद तक टाइट हो जाती हैं, कुछ हद तक उसकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। जैसे बच्चे की हड्डी जो होती है थोड़ी मुलायम होती है क्योंकि उसको ग्रोथ ज्यादा करना होता है बच्चे की हड्डी को, तो वो थोड़ा फ्लक्चुएशन, उसमें फ्लक्चुएशन होती है, हड्डी थोड़ी मुलायम होती है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक, थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाएगा उसकी हड्डियों की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी। समझ गए, यानी कि उसके अंदर का लचीलापन धीरे धीरे घटता जाएगा। तब अगर उनके अंदर फास्फोरस की कमी हुई तब उनको ऑस्टियोमैलेसिया होगा, उनके बोन की डेंसिटी घट जाएगी। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि टेढ़ा नहीं हो सकता लेकिन क्वालिटी तो खराब कर सकती है। तो बच्चों में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और वयस्क में क्या होता है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, उनकी हड्डियों की क्वालिटी घट जाती है। अगर वो कहीं से थोड़ी सी ऊंचाई से गिर गए तो वो टूट जाएगी हड्डी। ठीक, या कभी कभी फिसल के गिर गए तो हड्डी टूट गई, उनके हड्डियों में बहुत पेन भी होने लगता है। तो ये सब फास्फोरस की कमी से होता है। समझ गए बात। तो ये जो आयरन वाली कमी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक ये आयोडीन वाली कमी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये कैल्शियम वाली कमी है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक, कौन कौन से इंपॉर्टेंस है मार्क लगा देते हूँ। एक कैल्शियम, एक आयरन और एक आयोडीन, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं मोलिब्डेनम की। किसकी, मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम के एक्सेस से क्या होता है, जब ये एक्सेस हो जाता है यानी कि शरीर में जब ज्यादा या बढ़ जाता है तो मोलिब्डेनोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है, मोलिब्डेन की अधिकता से मोलिब्डेनोसिस होती है, फ्लोर से फ्लोरोसिस हो जाती है। तो ये नाम से पता चल रहा है, मोलिब्डेन से मोलिब्डेनोसिस और फ्लोरिन से फ्लोरोनोसिस। इसके बाद सेलेनियम। सेलेनियम जब हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है, या हमारी बॉडी में या एनिमल की बॉडी में, तो अधिकतर एनिमल की बॉडी में सेलेनियम ज्यादा होता है क्योंकि वो चारे, हरे चारे खाते हैं तो वहां पर उनको ज्यादा मिल जाता है। तो सेलेनियम अगर एनिमल की बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, पशुओं की बॉडी में, तो उनको कौन सी डिजीज होती है, उनको डेगनाला डिजीज होती है। डेगनाला और अल्कलाई डिजीज। क्या, डेगनाला या अल्कलाई डिजीज, इसको समझो। डेगनाला डिजीज क्यों बोलते हैं, डेग मतलब क्या होता है, डेग मतलब पैर होता है। ठीक, तो डेगनाला से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पैर की समस्या है। इसमें क्या होता है कि इसके जो नाखून होते हैं, डेगनाला डिजीज में जानवरों के जो नाखून होते हैं वो नाखून खराब होने लगते हैं, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है और नाखून की जड़ के पास जहां से नाखून निकलना स्टार्ट होता है वहां पर ये क्या होते हैं, वहां पर घाव हो जाता है। तो ये हो गया डेगनाला डिजीज। ये होता क्यों है, सेलेनियम की अधिकता की वजह से। समझ गए बात। अब आगे बात करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्जिलेट से कौन सी बीमारी होती है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्जिलेट ज्यादा हो जाते हैं शरीर में
तो उससे हमारे शरीर में किडनी स्टोन बनने लगते हैं। ठीक, जो हम पानी पीते हैं अगर उस पानी में कैल्शियम की कमी होगी तो हमें वो प्रॉब्लम होगी जो अभी हमने पहले बताया था। अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी कैल्शियम ऑक्सलेट की या मैग्नीशियम ऑक्सलेट की, तो वही ऑक्सलेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये हमारे किडनी में जाके स्टोन फॉर्म करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में किडनी स्टोन होता है, यानी कि पथरी हो जाती है। किसकी अधिकता से होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्सलेट से। ये सब चीजें अधिकता से हो रही हैं। अभी जो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था जिसमें हम कैल्शियम इस वाली स्लाइड में डिफिशियंसी से हो रहा था। इस वाली स्लाइड में जो ये वाली स्लाइड थी इसमें एक्सेसेस की वजह से हो रहा था, इस वाली स्लाइड में भी एक्सेसेस की वजह से ही हो रहा है। अब लेड यानी कि कांच, शीशा, तो जो हम कांच के गिलास में पानी पीते हैं, कांच के गिलास में चाय पीते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो लेड होता है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में जाता है। कभी कभी तो लेड हमें जो नूडल्स हम खाते हैं नूडल्स में भी लेड डाल देते हैं, चिप्स जो है उसमें लेड डाल देते हैं। इससे क्या होता है? चिप्स कुरकुरा बना रहता है। और लेकिन एक प्रॉपर मात्रा में, अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा तो नुकसान करता है, लेकिन कंपनी वाले डालते हैं जिससे उसको ज्यादा दिन तक हम प्रिजर्व कर रख सकें। इसके बाद जो हम अंडरग्राउंड जो वाटर निकालते हैं हम पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें भी अगर लेड की मात्रा कुछ ज्यादा है, एक सर्टेन अमाउंट से अगर ज्यादा है, तो वो नुकसान करता है। मेंटल रिटार्डिएशन होता है इससे। क्या होता है? मेंटल रिटार्डिएशन होता है, यानी कि इससे मानसिक बीमारी होती है। समझ गए बात? अब आगे बात करते हैं। सॉरी, रिटार्डिएशन ठीक तो है। फ्लोराइड्स। अब फ्लोराइड्स जब हमारी बॉडी में फ्लोराइड्स ज्यादा हो जाता है तो फ्लोराइड्स की वजह से क्या होता है? फ्लोरोसिस। ठीक, फ्लोरोसिस भी एक टाइप की बहुत माइनर बीमारी है, बहुत ज्यादा होती नहीं। ज्यादा कौन सी है? एक ये किडनी स्टोन है और उसके बाद दूसरा ये लेड है। यही दो ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। और आर्सेनिक की वजह से पॉइजनिंग होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिस पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं मार्क लगा दे रहा हूँ। ये वाला याद कर लेना, कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्सलेट, किडनी स्टोन होता है इससे। लेड याद कर लेना, मेंटल रिटार्डिएशन होता है। आर्सेनिक लर्न कर लेना, आर्सेनिक से पॉइजनिंग होती है। समझ गए? यानी कि ज्यादा आर्सेनिक खा लोगे तो मर मुरा जाओगे, ये प्रॉब्लम होती है। अब आयरन की अगर अधिकता होगी, ये सब अधिकता की बात कर रहा हूँ। देखो यार, कभी बोलने में अगर कमी हो जाए तो समझ लेना कि हाँ, अगर मैं कमी बोल रहा हूँ तो इसलिए मैंने एक बार मैं बता दिया। ये जितना इस स्लाइड में है वो सब एक्सेस की वजह से हो रहा है। तो आर्सेनिक की अगर अधिकता होगी तो पॉइजनिंग हो जाएगा। आयरन की अगर बॉडी में अधिकता होगी, ऐसा होता बहुत कम है, आयरन की अधिकता हमारी बॉडी में हो जाए ऐसा संभावना कम होती है, लेकिन आयरन की अगर अधिकता हो गई तो उससे क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री, यानी कि हमारा पेट जो होता है वो खराब हो जाता है। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं ग्रोथ सब्सटेंस एंड देयर फंक्शंस। अब ये जो बात कर रहे हैं इसमें ग्रोथ जो हमारे सब्सटेंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो चाहे ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ हो रही हो चाहे वो प्लांट में ग्रोथ हो रही हो, ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है, ठीक, जो नेचुरली प्रोड्यूस कर जाता है। एक नेचुरल केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको बोलते हैं ए नेचुरल केमिकल व्हिच रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल्स। ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो रेगुलेट करता है उसे हम हार्मोन बोलते हैं, चाहे वो बढ़ाए और चाहे वो रोके। रेगुलेशन का मतलब यही होता है कि एक निश्चित सीमा तक ही किसी चीज को करे, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। तो हमारे ग्रोथ को वो रेगुलेट करता है कौन? हार्मोन। अब हम बात करेंगे केवल प्लांट हार्मोन के बारे में, क्योंकि हमको आदमियों के ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। तो ऑक्सीजन जो है ये किस तरीके से पौधे में क्या काम करता है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए हार्मोन। तो ऑक्सीजन को जो नाम मिला था ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नाम मिला था F.W. बेंट। F.W. बेंट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम दिया था, ठीक। इट हैज एपिकल बड डोमिनेंस, इनहिबिट रूट इलॉन्गेशन एंड प्रमोट सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर। ये ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है ये रूट की इलॉन्गेशन को इनहिबिट करता है, ठीक। क्या करता है? रूट की इलॉन्गेशन को
इनहिबिट करता है, मतलब ऐसा समझो कि रूट की जो ग्रोथ होती है कि खूब बड़ी बड़ी जड़ हो जाए, उसको ये थोड़ा कम करता है और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। बात समझो, जैसे मान लो कि एक ये जड़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जड़ है, तो नॉर्मली होना क्या चाहिए कि इसमें इतने छोटे छोटे खंड होने चाहिए जो ऑक्सिन करवाता है। ठीक, ढेर सारे मतलब सेल डिवीजन करवाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक बनने में ज्यादा सेल काम लग रही हैं। लेकिन अगर मान लो एक दूसरी कंडीशन हो जाए, दूसरी कंडीशन कैसी, इतनी बड़ी सेल हो लेकिन उसमें एक सेल इतनी बड़ी हो, एक सेल इतनी बड़ी हो, एक सेल इतनी बड़ी हो, तो इसमें केवल थोड़े से सेल में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि सेल बड़ी बड़ी हो गई। समझ में आ रही बात? तो जो ऑक्सिन होता है ये क्या करता है कि रूट में सेल डिवीजन को, रूट में जो रूट का इलोंगेशन होता है, यानी कि रूट के सेल को जो बढ़ना होता है उसको रोक देता है। यानी कि रूट के सेल तो नहीं बढ़ते हैं लेकिन सेल डिवीजन को ये बढ़ा देता है। समझ पा रहे हो बात? सेल तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन सेल डिवीजन बढ़ जाएगा। मतलब जैसे मान लो एक बक्सा है, बक्सा मान लो, समझ लो कि बक्सा एक पेड़ है। ठीक, मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ में पहले क्या था कि 100 कोशिकाएं थी, लेकिन अब उसी पेड़ में 200 कोशिकाएं हो गई। तो कैसे हो गई? सेल का डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन से 200 कोशिकाएं हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 100 सेल थी पहले, 100 सेल्स, वो सेल बड़ी हो जाएं और उन सेलों के बढ़ जाने की वजह से पेड़ बड़ा हो जाए। तो जो ऑक्सिन होता है ये सेल एलोंगेशन को, यानी कि सेल को बढ़ने से रोकता है, सेल को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, लेकिन सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो सबसे मेन काम करता है, वो प्रमोट करता है सेल डिवीजन को टिश्यू कल्चर में। ये जानते हो, जैसे मान लो कि ये जड़ हो गया, ये हो गया अर्थ हमारी लैंड, यहां से एक ये निकला, एक तना निकला। ठीक, अब इस तने में बिल्कुल जो इसका ऊपरी पार्ट होता है, अपर मोस्ट पार्ट, यहाँ पर ऑक्सिन पाया जाता है। अब ऑक्सिन किस तरीके से काम करता है, ये आप अगर जो बांस जानते हैं, बम्बू, बांस का अगर कोई बगीचा हो, वहां पर आप रात में जाएं, और कब, बरसात के समय में, तो आप वहां पर 2-3 घंटे में आप देख सकते हैं, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जो ये छोटे छोटे जो बांस जर्मिनेट हो रहे हैं ये बढ़ते कितनी तेज हैं। मतलब ये रात भर में ये 3 से 4 फुट बढ़ जाते हैं, यानी कि 8 घंटे में 3-4 फुट। यानी कि अगर आप 2 घंटे बैठकर देखेंगे तो आपके बैठकर देखते देखते वो बड़ा हो जाएगा, आपको इसे दिखेगा कि हाँ ये देखो बढ़ रहा है बांस। समझ गए? तो ये किस वजह से बढ़ रहा है? ऑक्सिन की वजह से। ऑक्सिन क्या करता है कि जो अपर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी स्टेम का, सबसे ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर एकदम बिल्कुल टिप पे ऑक्सिन ज्यादा पाया जाता है, और वहां पर जब ऑक्सिन पाया जाएगा तो सेल डिवीजन वहां पहले से ही हो रहा है, दूसरे हार्मोन सेल डिवीजन करवा रहे हैं, और ये वहां पर सेल इलोंगेशन करने लगेगा, बड़ी बड़ी सेल बनाने लगेगा, वो सेल की जो सेल हैं उनको बड़ा बड़ा करने लगेगा, तो बड़ा होने की वजह से वो पौधा बढ़ने लगता है। समझ गए? ऑक्सिन का तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है। अब इसको खूब डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे आपको हार्मोन चैप्टर, तब उसमें बता देंगे, अभी के लिए इतने से ही काम चला लीजिए। अब है ऑक्सिन में ढेर सारे होते हैं, जैसे ऑक्सिन तो एक ग्रुप है हार्मोन का, इसमें भी ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। जैसे पहला IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड। ये करता है प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, जो प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप है उसको रोकता है, यानी कि पौधे को पकने से या हार्वेस्टिंग से पहले या मैच्योर होने से पहले जो फल गिर जाते हैं उनको ये रोकता है। फिर अगला है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। क्या है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लेना, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो इंडोल जो ब्यूटारिक एसिड होता है यह रूट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इससे रूट की फॉर्मेशन ज्यादा होती है, सेल इलोंगेशन भी होता है और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। क्या है? नेप्थलीन एसिडिक एसिड। ये क्या होता है? ये फ्रूट थिनर का काम करता है। फ्रूट थिनर समझ रहे हो? जैसे मान लो कि हमारे पास एक मैंगो का प्लांट्स है, ठीक, अब अगर एक मैंगो के प्लांट्स में
10,000 फल लग जाएं, मान लो इसे नॉर्मल में देखो, ध्यान से समझना, अगर नॉर्मली अगर हम कहें कि मान लो एक आम का पेड़ है, नॉर्मल कंडीशन में वहां उस पर 500 आम के फल लगते हैं, ठीक, एक आम का पेड़ है उस पर 500 आम के फल लगते हैं। लेकिन मान लो किसी कंडीशन में उसमें अभी 2000 आम के फल लग जाए तो क्या होगा, या तो पौधा टूट के गिर जाएगा, और या तो आम छोटे छोटे रह जाएंगे, आधे कच्चे टूट के गिर जाएंगे, और उसमें बीमारी भी लग जाएगी, कई प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे ढेर सारे हो जाएंगे। जैसे ढेर सारे बच्चे जब किसी के हो जाते हैं 10-12 बच्चे, तो प्रॉब्लम होती है उनका लालन पालन करने में, उनका पालन पोषण करने में। उसी तरीके से आम में भी है, अब उसको चाहिए केवल 500 आम के फल, लेकिन हो गए 2000, तो वो कैसे काम करेगा, डेवलप नहीं कर पाएगा सही से। तो नेफ्थलीन एसिडिक एसिड क्या करता है कि वो पौधे में 2000 आम ना होने पाए, ठीक, पौधे में क्या 2000 आम ना होने पाए, वो 500 ही रहें, नहीं तो उसमें सेल डिवीजन बढ़ेगा, तो सेल डिवीजन अगर बढ़ा तो ढेर सारे बड निकलेंगे, ढेर सारे फ्लावर और ढेर सारे फल लग जाएंगे, तो फिर बाद में वही प्रॉब्लम होगी जो अभी हम बता रहे हैं। इसी वजह से नेफ्थलीन एसिटिक एसिड क्या करता है कि जो बड का फॉर्मेशन है वो ढेर सारे बड को नहीं बनने देता है, तो उसको हम फ्रूट थिनिंग भी बोलते हैं, यानी कि उसमें 2000 फल नहीं लगेंगे, 500 ही लगेंगे, जो नॉर्मल वाले हैं वही लगेंगे। अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो वो और कम हो जाएगा, 400-300 हो जाएगा, तो वो इकोनॉमिक नहीं होता। एक सर्टन लेवल के से अगर कम भी हो जाएंगे मैंगो उनकी संख्या तो भी गड़बड़ हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर ज्यादा आम हो जाएंगे तो उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, आम छोटे छोटे हो जाएंगे। अगर संख्या कम हो गई तो आम तो बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन घट जाएगा। तो ये दोनों एक बैलेंस में होना चाहिए, समझ गए बात। अब ये फ्रूट ड्रॉप को भी प्रिवेंट करता है, जब फल कम लगे रहेंगे, अभी जैसे मैंने बताया कि 200 फल लगेंगे, 2000 फल जब लगेंगे तो उसमें से कुछ फल गिरेंगे ही गिरेंगे। अरे जब इतना ढेर सारा फल है तो उसमें सबको न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड करवा नहीं पाएगा, एक उसकी उतनी जड़ है जितनी, तो क्या करेगा, कुछ गिर जाएंगे। जैसे अभी 10-15 बच्चे जिसके रहते हैं तो सही से उनका लालन पालन नहीं कर पाते हैं, पालन पोषण, तो क्या होते हैं बच्चे 8-10 साल की आयु में ही, अगर पता करना गांव में ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जिसके 10-12 बच्चे होते हैं उसमें से 1-2 एक्सपायर कर जाते हैं, वो 3-4 साल की आयु में ही, बचपन में, या तो फिर वो बहुत कुपोषित होते हैं। तो उसी टाइप का आम भी होता है। तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड ये करता है कि उतना ढेर सारा जनसंख्या नहीं होने देता है आम की, मतलब कोई भी फ्लावर या कोई भी प्लांट हो, तो उसी को बोलते हैं हम फ्रूट थिनर, यानी कि फ्रूट को थिन कर देता है, बिरल बिरल कर देता है, दूर दूर कर देता है। जैसे एक झुप्पा था, एक इन्फ्लोरोसेंस था आम का, उसमें 15 फल लगते थे, लेकिन नॉर्मली उसमें लगने चाहिए 5 से 7 फल, तो वही 5 से 7 फल करेगा, वो 15 फल नहीं लगने देगा। समझ गए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। आई होप कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आगे बात करते हैं 2,4-D। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हार्मोन का भी काम करता है और हर्बिसाइड का भी काम करता है। अब समझो, ये एक फ्रूट सेटिंग हार्मोन है। इसको जब हम स्प्रे करते हैं पौधे पर तो इससे फ्रूट सेटिंग होती है। जैसे मान लो कि आम का पौधा है, आम के पौधे में फूल लग रहे हैं लेकिन वो फूल झड़ जा रहे हैं, वो फूल आम में परिवर्तित नहीं हो पा रहे हैं, आम नहीं बन पा रहे, मतलब फ्रूट नहीं बन पा रहे हैं, फ्लावरिंग से फ्रूटिंग नहीं हो पा रही है, या फ्रूटिंग हुई तो फ्रूट स्टार्टिंग में ही गिर जा रहे हैं। तो ये जब हार्मोन आप डालेंगे तो इससे फ्रूट सेटिंग होने लगेगा, फ्रूट गिरेंगे नहीं, फ्रूट बढ़ने लगेंगे, जितने फूल हैं उससे फ्रूट मिलने लगेगा, तो आपकी फ्रूट की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी प्लांट में। लेकिन ये फ्रूट हार्मोन के रूप में 2,4-D हार्मोन के रूप में कब काम करेगा, जब इसको हम 20 ppm से कम डालेंगे। समझ गए कितना, 20 ppm से कम, यानी कि 1 लीटर में केवल हम 20 ml अगर डालेंगे तो वो 20 ppm का घोल बनेगा। 1 लीटर पानी में अगर हमने 20 ml 2,4-D डाल दिया तो 20 ppm का घोल मिला। तो यानी कि हमें 20 से कम ही डालना है, 20 ml से कम ही डालना है, तभी ये हार्मोन का काम करेगा। अगर हमने ज्यादा डाल दिया तो ये हर्बिसाइड का काम करेगा, अगर हमने 20 ppm से ज्यादा डाल दिया तो हर्बिसाइड का काम करेगा। अब देखो हर्बिसाइड काम करने का इसका क्या फंक्शन है, देखो ये एक है हार्मोन, ठीक, ये हार्मोन है, तो हार्मोन इसका काम क्या है, सेल डिवीजन को बढ़ाना, ठीक, क्या है, सेल डिवीजन को बढ़ाना। अब मान लो हमने इसको घास पर छिड़क दिया,
ठीक, इस पर जो फ्लेरिस माइनर होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, गेहूं का मामा होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 2,4-D डाला जाता है। तो मान लो उसको हमने डिस्ट्रॉय करने के लिए डाल दिया, तो क्या होगा कि वो जो फ्लेरिस माइनर है उसके अंदर सेल डिवीजन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? सेल डिवीजन बढ़ जाएगा। अब जब ये सेल डिवीजन बढ़ेगा तो उस प्लांट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, यानी कि उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, लेकिन उसकी जड़ उसको उतना न्यूट्रिएंट दे नहीं पाएगी। ठीक, तो वह क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमने क्या किया कि एक रेसर मतलब हम एक घोड़े पे बैठ गए। ठीक, घोड़ा उतना बलवान नहीं है, घोड़े को हम उतना खाना पीना नहीं देते हैं, लेकिन हम उस पर बैठ गए और चाबुक पे चाबुक उसको मारे जा रहे हैं, उसको खूब तेज भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। तो एक समय कैसा आएगा, वो कुछ देर में थक जाएगा, लेकिन फिर भी हम मारते जा रहे हैं, उसको भगाते जा रहे हैं कि अभी भागते चलो भागते चलो, तो क्या हो जाएगा? अंत में वो मर जाएगा। ठीक, वो जमीन धर लेगा, गिर जाएगा और मर जाएगा। उसी टाइप से 2,4-D जब डालते हैं तो फ्लेरिस माइनर का भी होता है, उसमें सेल डिवीजन बढ़ जाता है एकाएक, उसकी विदिन ए 1 आवर, जल्दी ही 2-3 घंटे में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई, लेकिन जड़ जो उसकी है वो उतनी दे नहीं पा रही। जैसे तुमको एकाएक भी इतनी कस के भूख लग जाए तो तुम तुरंत खा थोड़ी पाओगे। मुंह एक लिमिटेड सामान एक सीधे सीधे अंदर ले सकता है, ऐसा थोड़ी है कि तुमको भी एक भाई बहुत ज्यादा भूख लग जाए तो तुम मुंह से सब अंदर ले पाओगे, नहीं ले सकते ऐसा, और इसी वजह से निकल जाओ। तो ये सब प्रॉब्लम होती है 2,4-D में जब ज्यादा हम डालते हैं। तो ज्यादा डालते हैं तो हार्मोन, कम डालते हैं तो हार्मोन की वजह से क्यों काम करता है समझ गए, और ज्यादा डालते हैं तो हर्बिसाइड के रूप में क्यों काम करता है ये भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ये डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक सीड रखा है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस हार्मोन से उसको ट्रीट कर देंगे तो उसकी डोरमेंसी चली जाएगी, वो जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक, ये क्या करता है? स्टिमुलेट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को बढ़ाता है। ठीक, सेल डिवीजन को ठीक ठाक करता है, यानी कि कम हो रहा है तो ज्यादा करेगा, ज्यादा हो रहा है तो कम कर देगा। तो ये साइटोकाइनिन डोरमेंसी ब्रेकर के रूप में काम करता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है डोरमेंसी ब्रेकर के रूप में। फिर जिब्रेलिन्स है, अगला हार्मोन है जिब्रेलिन्स। ये जिब्रेलिन क्या करती है? ये सेल इलॉन्गेशन को बढ़ाती है। सेल इलॉन्गेशन मतलब जो सेल है वो बड़े बड़े हो जाएंगे। जैसे पहले सेल का आकार इतना बड़ा था, तो जब हम जिब्रेलिन डाल देंगे तो उसी सेल का आकार इतना बड़ा हो जाएगा। तो जब सेल का आकार बढ़ेगा तो फ्रूट की साइज अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक, तो फ्रूट की साइज को इम्प्रूव करने के लिए और सेल इलॉन्गेशन को इम्प्रूव करने के लिए जिब्रेलिन यूज किया जाता है। अभी रुके रहो, अभी तुमको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताते हैं, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जी सभी तो सेल डिवीजन कर रहे हैं, सभी तो सेल इलॉन्गेशन कर रहे हैं, तो हम याद कैसे करें, बड़ी कंफ्यूजन हो जा रही। अभी बताते हैं, रुके रहो बस। एब्सिसिक एसिड ABA, एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है? डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, आल्सो एंटी जिब्रेलिन का काम करता है। यानी कि जिब्रेलिन जो करता है उसी का ये उल्टा करता है। यानी कि किसी में डोरमेंसी अगर लानी हो तो एब्सिसिक एसिड डाल दो तो वो अब्सेंट हो जाएगा, यानी कि उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। स्टोमेटा क्लोज कर देगा, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है अगर हम एब्सिसिक एसिड डाल दिए तो उसको ये रोक देगा। उसके बाद इसको एंटी जिब्रेलिन भी कहा जाता है, यानी कि जो जिब्रेलिन करता है इसका जस्ट अपोजिट ये एब्सिसिक एसिड करने लगता है। अब एथिलीन है, एथिलीन यूज किया जाता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। ठीक, एथिलीन फ्रूट की राइपनिंग में यूज किया जाता है। ये नेचुरली भी सिक्रीट किया जाता है प्लांट द्वारा, और इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से भी देते हैं। फ्रूट को पकाने के लिए एथिलीन आवश्यक है, चाहे वो आपको नेचुरली उसको मिले या आप उसे कृत्रिम रूप से दें। जैसे आम या तो पेड़ पे पके, तो पेड़ पे पकेगा तो उसे नेचुरली एथिलीन मिल जाएगा। अगर आप उसको तोड़ के पका रहे हैं तो अगर आप उसको तोड़ के लाएंगे तब एथिलीन डालेंगे तो वो आर्टिफिशियल हो गया, वो आर्टिफिशियल राइपनिंग हो गई एथिलीन के थ्रू। ये क्या करता है? आइसोडायमेटिक ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स अवेलेबल इन 2 फॉर्म। ये देखो 2 तरीके से अवेलेबल होता है, एक तो गैसियस फॉर्म में होता है और एक होता है लिक्विड फॉर्म में। एथिलीन जो मार्केट में उपलब्ध है वो 2 फॉर्म में होता है, एक होता है लिक्विड फॉर्म में, दूसरा होता है गैसियस फॉर्म में। तो जो लिक्विड फॉर्म में एथिलीन होता है उसको हम बोलते हैं एथरिल। क्या बोलते हैं? एथरिल बोलते हैं। एथरिल मीन्स लिक्विड फॉर्म में। ये इट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ एथिलीन एंड यूज फॉर बनाना फ्रूट राइपनिंग।
इसको बनाना फ्रूट राइपनिंग में यूज किया जाता है। फिर अगला क्या है, इथेफॉन है। ये गैसियस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। इसको यूज करते हैं अर्ली राइपनिंग ऑफ शुगर केन, शुगर केन को जल्दी पकाने के लिए, वीट को जल्दी तैयार करने के लिए, कॉफी, टोबैको और राइस, इन सब चीजों को ज्यादा जल्दी तैयार करने के लिए हम इथेफॉन का यूज करते हैं। इथेफॉन कैसा होता है, गैसियस होता है। अब कोलोरम क्वाथ, ये ट्रिपल सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ट्रिपल सी बोलते हैं। ये लॉजिंग को प्रिवेंट करता है, यानी कि जो पौधे गिर जाते हैं, धान के पौधे, गेहूं के पौधे, उनको प्रिवेंट करता है। और इसको हम साइकोसेल के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपल सी बोले तो साइकोसेल, इसको साइकोसेल भी बोलते हैं। फिर है MH, मैलिक हाइड्रोजाइड। ये क्या करता है, ये ग्रोथ रिटार्डेंट है। ग्रोथ रिटार्डेंट है, यानी कि ग्रोथ को ये रोक देता है, ग्रोथ को कम कर देता है। ठीक। प्रिवेंट ओनियन स्प्राउटिंग, जो ओनियन की स्प्राउटिंग होती है, जैसे हम घर पे जब लाके ओनियन रखते हैं तो एक समय में क्या होता है, उसमें ओनियन में आंखें निकलने लगते हैं, ओनियन में आंखें निकलते हैं, आलू में आंखें निकलने लगते हैं, तो उनको ये रोकता है। तो मैलिक हाइड्रोजाइड जो होता है वो प्याज में आंखें निकलने से रोकता है, यानी कि ओनियन के स्प्राउटिंग को वो रोक देता है। स्टोरेज, जब आप स्टोर करके उसको रखे रहते हैं उस कंडीशन में। अब सोल्ड अंडर ट्रेड नेम स्पोर्ट स्टॉप, क्या, स्पोर आउट स्टॉप, सॉरी गड़बड़ हो गया पढ़ाने में, स्प्राउट स्टॉप, क्या, स्प्राउट स्टॉप। इसको बाजार में, इसका जो व्यावसायिक नाम है वो बाजार में स्प्राउट स्टॉप के नाम से बेचा जाता है। जैसे मेथिलीन जो है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पेंडीमेथिलीन। पेंडीमेथिलीन एक केमिकल होता है, हर्बिसाइड होता है, जिसको हम बाजार में मचेटी के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से जो मैलिक हाइड्रोजाइड है, इसको हम बाजार में किस नाम से जानते हैं, स्प्राउट स्टॉप के नाम से जानते हैं। किस नाम से, स्प्राउट स्टॉप, यानी कि ये स्प्राउटिंग को स्टॉप कर देता है। समझ गए बात। अब देखो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं ग्रोथ का, क्योंकि कंफ्यूजन जो है आपकी वो जल्दी से दूर हो जाए। ये ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन प्लांट के टिप पर पाया जाता है। ठीक, कोशिका के सबसे आगे भाग पर, जैसे ये है यहाँ पर पाया जाएगा, एक ये ब्रांच निकली यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ से एक ब्रांच निकली तो यहाँ पाया जाएगा, मतलब ये टिप पे पाया जाता है। ये क्या करता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है और जिससे ग्रोथ बड़ी तेजी से होती है, पौधा लंबाई में बढ़ता है। ये कई प्रकार के होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D। 2,4-D ऐसा होता है, ये फ्रूट सेटिंग हार्मोन के रूप में काम करता है। अगर हम 20 ppm से कम में डालेंगे और 20 ppm से ज्यादा में डालेंगे तो हर्बिसाइड का काम करेगा। नैप्थेलिन एसिटिक एसिड को हम फ्रूट थिनर भी बोलते हैं, ये फ्रूट ड्रॉप को कम करते हैं। इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये रूट फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है। इंडोल एसिटिक एसिड ये प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप को। फिर आगे बात करते हैं जो साइटोकाइनिन होता है, इसको डोरमेंसी ब्रेकर बोलते हैं। जिब्रेलिन को सेल एलोंगेशन और इंक्रीज साइज, फ्रूट साइज या सेल डेवलपमेंट को, ये सेल डिवीजन को ये इंप्रूव करता है, इसलिए ये यूज किया जाता है। सेल एलोंगेशन के लिए ये यूज किया जाता है, फ्रूट की साइज बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। एब्सिसिक एसिड क्यों यूज किया जाता है, इसको एंटी जिब्रेलिन बोला जाता है। ये डोरमेंसी को रोक देता है, डोरमेंसी को इंड्यूस कर देता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है। एथिलीन ये राइपनिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, बाजार में दो नाम से मिलता है, एक एथरिल है, एक एथेफॉन है। एथरिल जो है वो लिक्विड फॉर्म में, एथेफॉन जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है। क्लोरम क्वार्ट जिसको ट्रिपल सी बोलते हैं, साइकोसेल के नाम से भी जाना जाता है, ये लॉजिंग को प्रिवेंट करता है, यानी कि पौधा गिरने नहीं पाता। जैसे धान गेहूं है, ये जब अपनी मैच्योरिटी के स्टेज पे आते हैं तो अगर कस के आंधी चल गई, हवा चल गई तो ये गिर जाते हैं, तो इसको ये रोकता है ट्रिपल सी, जिसको हम साइकोसेल बोलते हैं। मैलिक हाइड्रोजाइड जो होता है ये ग्रोथ रिटार्डेंट है, जो ओनियन की स्प्राउटिंग को रोकता है। और ये मार्केट में किस नाम से मिलता है, स्प्राउट स्टॉप के नाम से मिलता है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।